हेलो फ्यूचर मेडिकोस, दिस इज़ आर के वंस अगेन वेलकमिंग यू टू नॉलेज एग्जाम। आज हम द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के इम्पॉर्टेंट लाइंस के पार्ट 2 पर डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो सीरीज़ के पार्ट 1 में हमने लिविंग टर्म को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिफाइन किया था और एक सिंगल टर्म कॉन्शियसनेस को समझा था और देखा था कैसे ये एक सिंगल टर्म किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन जाती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए अपने नॉलेज को और इवॉल्व करते हैं। तो आज हमारे सामने हमारे फर्स्ट लाइन में एक वर्ड आया है सिस्टमैटिक्स। एनसीईआरटी इसे क्या कहती है देखते हैं। सिस्टमैटिक्स रेफर्स टू द ब्रांच ऑफ स्टडी in which different kinds of organisms and their diversities along with the relationship among them are studied। यानी सिस्टमैटिक्स ऐसी ब्रांच ऑफ स्टडी है जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म और उनकी डाइवर्सिटीज़ को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। साथ ही साथ उन ऑर्गेनिज्म्स के बीच में कोई रिलेशनशिप भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब बात आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि सिस्टमैटिक टर्म्स कहाँ से डिराइव हुआ है। लैटिन वर्ड सिस्टमा से। अब लैटिन वर्ड सिस्टमा से क्या हुआ है, डिराइव हुआ है हमारा सिस्टमैटिक टर्म। और सिस्टमा का मतलब क्या है लैटिन में, इसका मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो इसके इंटरनल मीनिंग से ही हमको इसके ओवरऑल मीनिंग का पता चल रहा है कि सिस्टमैटिक्स क्या है। ऑलराइट, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो है वो है क्या, लैटिन। अब देखें लैटिन पे ध्यान हमें क्यों देना है, क्योंकि इन जनरल साइंस या फिर बायोलॉजी में क्या होता है, दो जगह से टर्मिनोलॉजीज को डिराइव किया जाता है। डिफाइन नहीं, डिराइव किया जाता है। कहाँ से, ग्रीक से या फिर लैटिन से। ठीक, तो एग्जामिनर क्या करेगा, लैटिन को रिप्लेस कर देगा ग्रीक से और क्वेश्चन पुटअप कर देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक, तो ऑप्शन में नॉट करेक्ट वाले ऑप्शन में क्या आ जाएगा, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड सिस्टमा। ठीक, तो हमको क्या करेगा एग्जामिनर, कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, एक हिसाब से कंफ्यूजन में डालने की कोशिश करेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन नहीं है। अब माइंड में उस टाइम एक रियल टाइम एग्जाम में एक अलग सा प्रेशर होता है और दिमाग ये दौड़ाते दौड़ाते ये हमारे माइंड में आ जाता है कभी कभी कि अरे ये लाइन तो हमने पढ़ा था बट मुझे ये लाइन तो सही लग रहा है, इसमें चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो इसका असली आंसर क्या होगा। तो ठीक है, क्या हमको कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है। क्यों, क्योंकि हमें पता है सिस्टमैटिक्स वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड से, और वो वर्ड कौन सा है, सिस्टमा। ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन है स्कोप की बात कर रहा है ये वाली लाइन। ये लाइन क्या कर रही है, सिस्टमैटिक्स के स्कोप की बात कर रही है। अब स्कोप क्या होता है, स्कोप होता है किसी भी चीज़ का एरिया या फिर उसकी रीच या फिर उसकी ओवरऑल बाउंड्री। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ की बात हो रही है, सिस्टमैटिक्स की बात हो रही है। ठीक है, तो सिस्टमैटिक जो ब्रांच है जब एग्जिस्टेंस में आया उसके कुछ दिनों बाद, ठीक है, क्या किया गया, इसके एरिया, इसके स्कोप को क्या किया गया, बढ़ाया गया। और उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया, आइडेंटिफिकेशन जो कि ये है, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। इन तीन चीज़ों को क्या किया गया, बाद में इंक्लूड किया गया। तो अगेन फिर से क्वेश्चन फ्रेम होने वाली बात आती है कि इन क्वेश्चन ये बन सकता है कि इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा टर्म या फिर कौन सी चीज़ बाद में इंक्लूड नहीं हुई। ठीक है, सिस्टमैटिक्स में। तो हमें ये तीनों तो याद है और जो भी चौथा ऑप्शन आएगा उसे हमें क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ये तीनों टर्म हमारे सामने आ ही गए हैं तो इनको भी समझ लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन होता है, नाम से ही पता चल रहा है क्या, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसके यूनिक फीचर को हम देखेंगे जो सिर्फ उस ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर सके। ठीक है, जैसे हमने किसी ऑर्गेनिज्म को के यूनिक फीचर्स को देखा, उसे आइडेंटिफाई किया, उसे पहचान लिया, तो अब क्या करेंगे, उन्हीं आइडेंटिफाइंग प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम उसका क्या कर डालेंगे, नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर क्या है, नामकरण। लेकिन बायोलॉजी के टर्म्स में हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर करते हैं IUPAC के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी साइंटिफिक नामकरण करेंगे उसका। ठीक, तो दो चीज़ें एक साथ हमेशा चलेंगी कि अगर ऑर्गेनिज्म को हम जब आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके बाद उसका हम क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर। ये दोनों चीज़ काफ़ी सिंपल है, हमने इसे समझ लिया। नेक्स्ट बात आती है तीसरी वाली की, वो क्या है, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या है, बेसिक टर्म में हम समझे तो क्या है, अरेंजमेंट है, क्या चीज़ का, ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स का एक अरेंजमेंट को ही हम क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन कहेंगे। ठीक है, उसका बेसिस अलग अलग हो सकता है, लेवल्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन का, लेकिन हम ये क्लासिफिकेशन करते ही क्यों हैं, ताकि हम जब किसी ऑर्गेनिज्म को उठाएं अचानक से तो हमें बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, हमको डायरेक्टली उसके बारे में डिटेल्स पता चल जाएँ। इसीलिए हम क्या करते हैं,
किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं, उसे एक पर्टिकुलर ग्रुप में या कैटेगरी में डाल के रखते हैं। ठीक, अब इसको समझेंगे कि इसको क्यों करते हैं या फिर क्यों, इसका यूज़ क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, एक एग्जांपल से। ठीक, अब हम एग्जांपल में क्या करेंगे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को रिलेट करेंगे। पीरियोडिक टेबल सब जानते हैं, सब ने देखा है, उसमें क्या होते हैं, एलिमेंट्स। ठीक, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, किसी ना किसी ग्रुप, ब्लॉक या फिर पीरियड में बिलोंग करते हैं। ठीक, इसी ग्रुप, ब्लॉक या पीरियड की प्रॉपर्टीज हम अगर जान लें तो उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को इनडायरेक्टली हम जान पाते हैं। राइट, एग्जैक्टली सेम ऐसा ही यही चीज़ वर्क करती है बायोलॉजी में। अब एलिमेंट्स की जगह पे क्या है, ऑर्गेनिजम्स है, और पीरियोडिक टेबल की जगह पे क्या है हमारे पास, क्लासिफिकेशन। ठीक, तो इसमें क्या होता है, क्लासिफिकेशन में जो भी हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को देखते हैं और बांटते हैं, तो उसमें अगर हम उन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की प्रॉपर्टीज़ को हम जान लें तो क्या हमें उस टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमने मेंबर्स उसके रखे हैं उन सबको पढ़ने की ज़रूरत है? नहीं, खाली ये जानना होगा इंडिविजुअली, हमें उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खाली ऊपर से उस टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में हम अगर जान लें तो उस ऑर्गेनिज्म उसके अंदर जो भी प्रेजेंट है उनके बारे में भी हम इनडायरेक्टली जान जाएंगे। ठीक है, इसीलिए क्लासिफिकेशन किया जाता है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन सबसे लास्ट में दिया गया है, क्या, एक रिलेशनशिप की बात कर रही है। कौन सा, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। कौन बात करता है, सिस्टमैटिक से। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो हमने कहा था, एक रिलेशनशिप हमने टर्म यूज़ किया था। ठीक है, तो कौन सा रिलेशनशिप है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। ठीक है, तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप वही कि जो भी एवोल्यूशन, जब भी हम सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो उसके एवोल्यूशन को भी हम देखते हुए ध्यान में रखेंगे और उसी बेसिस पे उसका अरेंजमेंट हम करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, देन नेक्स्ट लाइन देखते हैं। यस, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड शॉर्ट ट्रिक, क्या चीज़ को याद करने के लिए, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को याद करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, हमारे पास कितने टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, तो हमारे पास फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, जो कि हैं स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। अब इनको याद कैसे रखना है, तो एक नॉर्मल छोटा सा एक फॉर्मूला है, शी गिव्स फूड टू कैट, पांडा को। ठीक है, तो समझ में आ रहा है डायरेक्टली कि शी का एस फॉर स्पीशीज, गिव्स का जी फॉर जीनस, फूड का एफ फॉर फैमिली, टू का ओ फॉर ऑर्डर, कैट का सी फॉर क्लास, एंड पांडा का पी फॉर फाइलम, एंड अल्टीमेटली लास्ट बट नॉट द लीस्ट को का के फॉर किंगडम। ठीक है, तो हमें ये अल्टीमेटली याद रखना है। ठीक है, इस असेंडिंग ऑर्डर में इन सीरीज़ को याद रखनी है। ठीक है, ताकि हम आने वाली लाइन को भी आसानी से समझ सकें। ठीक, अब आने वाली लाइन को एनसीईआरटी की काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन माइंड में रहता है इस लाइन को लेकर, तो इसे देखते हैं क्या है। यस, ये लाइन हमारे सामने है कि एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज़ टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, या फिर उसी लाइन को दूसरी लैंग्वेज में भी एनसीईआरटी कोड करती है कि लोअर द टेक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स द मेंबर विद इन द टेक्सॉन शेयर। अब ये बात ये क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, तो पीछे वापस चल के देखते हैं। तो उस लाइन में क्या कह रहा है कि ये जो स्पीशीज़ है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर जो स्पीशीज़ लिखा है हमने, ये सबसे लोअर मोस्ट कैटेगरी है। ठीक है, और जो किंगडम है वो सबसे हायर मोस्ट कैटेगरी है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। तो लाइन क्या कह रही है कि जब हम स्पीशीज़ से जीनस से फैमिली ऑर्डर होते हुए पूरे किंगडम तक आगे बढ़ते हैं, तो स्पीशीज़ के अंदर जो मेंबर्स हैं, जीनस के अंदर जो मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, कॉमन कैरेक्टर्स हैं, वो क्या होते हैं, वो कम होते चले जाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से स्पीशीज़ से जब हम आगे बढ़ेंगे किंगडम तक, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होंगे, वो कॉमन कैरेक्टर्स कम होते चले जाएंगे। अब ये कम कैसे होते चले जाएंगे, थोड़ा समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, आलू का एग्जाम्पल हम लेंगे, हमारे सामने आ गया है आलू यानी सोलेनम ट्यूबरसम। यहाँ पर साइंटिफिक नेम हमने यूज़ किया है आलू का, वो क्या है, सोलेनम ट्यूबरसम। तो यहाँ पर सोलेनम क्या है, सबको पता है सोलेनम है हमारा जीनस, और ट्यूबरसम क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट, किस चीज़ का, आलू का। ऑलराइट, तो सोलेनम जो है वो एक जीनस है, ठीक, और सोलेनम ट्यूबरसम एक स्पीशीज़ है। तो यहाँ पर देखें हम, तो हमने एक उसी ऑर्डर में लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, स्पीशीज़, जीनस, फैमिली एंड ऑर्डर पे। तो हम देखें कि स्पीशीज़ जो है हमारा वो क्या है, सोलेनम ट्यूबरसम, और जीनस हमारे पास क्या है, सोलेनम। अब सोलेनम जीनस के अंदर कितने मेंबर्स आते हैं, बहुत सारे आते हैं, पोटैटो है, टोमेटो है, ब्रिंजल है। ठीक, तो जीनस के अंदर सोलेनम है, और सोलेनम के अंदर खुद कौन कौन से मेंबर्स हैं, पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल। अब बात थोड़ा कॉमन सेंस की लगाते हैं कि
कि हमें क्या करना है, स्पीसीज से जीनस पे जाना है, ठीक है। और ये देखना है जाते हुए कि इनमें जो मेंबर्स हैं, इन दोनों में इंडिविजुअली जो इनके अंदर मेंबर्स हैं, उनके अंदर जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं कंपैरेटिवली कम हो रहे हैं कि नहीं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। स्पीशीज़ में आलू की बात हो रही है, तो अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। आलू जो स्पीशीज़ है वो आलू की ही ना स्पीशीज़ होगी, कुछ और तो होगा नहीं। तो आलू की एक स्पीशीज़ है और दूसरे आलू की एक स्पीशीज़ है, तो उसमें हम जब देखेंगे कॉमन कैरेक्टर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कॉमन कैरेक्टर्स बहुत सारे मिलेंगे, है कि नहीं। ऐसे ही हम जब जीनस में अब जाके देखते हैं, जीनस में देखेंगे सोलेनम है, उसके अंदर क्या क्या है, पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल, तीनों अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं। तो पोटैटो और टोमेटो में जब देखें इनके मेंबर्स में, तो क्या नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा होंगी आलू और आलू में? बिल्कुल नहीं। यानी ऑब्वियस जो लाइन कही गई थी कि लोअर द कैटेगरी, यानी लोअर द कैटेगरी, यहाँ पर लोअर कैटेगरी क्या है, स्पीशीज़ है, ठीक। तो इसमें जो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स विद इन द मेंबर्स हैं वो क्या हैं, आलू और आलू में ज़्यादा हैं कंपेयर टू जब हम स्पीशीज से ऊपर जाते हैं जीनस में, जहाँ पर क्या है, पोटैटो एंड टोमेटो है। अब पोटैटो और टोमेटो में ऑब्वियस है यार कि कॉमन सी बात है, पोटैटो और टोमेटो में ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे कंपेयर टू द स्पीशीज ऑफ आलू एंड आलू, ठीक। सेम ऐसे ही जब हम जीनस से फैमिली में मूव करते हैं या फिर फैमिली से ऑर्डर में मूव करते हैं, ठीक, तो क्या होगा, ऐसे ही जो कैरेक्टर्स हैं वो कम होते चले जाएंगे। यही एनसीईआरटी कहना चाहती है। अब एक और बात, थोड़ा और ब्रॉड लेवल पे थोड़ा समझते हैं, स्पीसीज़ और किंगडम को एक बार कंपेयर करके देखते हैं। पीछे चलते हैं एक बार, थोड़ा सा और पीछे। हाँ, अब यहाँ पर देखें, सबसे लोअर मोस्ट कैटेगरी मैंने पहले भी कहा था क्या है, स्पीशीज़ है, और सबसे हायर मोस्ट कैटेगरी क्या है, किंगडम है, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा उसी पॉइंट को फिर से वैलिड करने की कोशिश करते हैं कि लोअर कैटेगरी में कैरेक्टर्स ज़्यादा होंगे और हायर कैटेगरी में कॉमन कैरेक्टर्स कम होंगे उनके खुद के मेंबर्स के अंदर। तो स्पीशीज़ में हम फिर से अगर लें, आलू की बात करें, ठीक है, और किंगडम में बात करें, तो किंगडम में कौन कौन से किंगडम आते हैं, आर.एच. विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसमें प्लांट किंगडम आता है, मोनेरा किंगडम आता है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। तो प्लांट और एनिमल किंगडम की बात करें, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो उनमें अगर इंडिविजुअली आप ऐसे हाथ में रख के देखें कि प्लांट किंगडम है और ये एनिमल किंगडम है, ठीक। अब इनमें नंबर ऑफ़ कॉमन कैरेक्टर्स देखने की कोशिश करो, ऊपर से दिखेंगे बहुत सारे नंबर ऑफ़ कॉमन कैरेक्टर्स नहीं दिखेंगे। अब वही बात फिर से स्पीशीज़ की, एक आलू की स्पीशीज़ दूसरे आलू की स्पीशीज़ से कह रही है, अब इनमें कॉमन कैरेक्टर्स ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक। तो जितना लोअर कैटेगरी होगा, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होगा, उसमें नंबर ऑफ़ कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे, उतने ही ज़्यादा होंगे, और जितना हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होगा उसमें नंबर ऑफ़ कॉमन कैरेक्टर्स उतने ही कम होंगे। ऑलराइट, काफ़ी इजी था लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए हमको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक। तो हमने आलू के एग्जाम्पल से काफ़ी अच्छे से इस लाइन को समझा। अब आगे बढ़ते हैं, आज के लास्ट लाइन को भी देख लें। अच्छा, ये रिपीट हो रहा है शायद, हाँ कोई नहीं, आगे देखते हैं आज के लास्ट लाइन को। आज की लास्ट लाइन है, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज़। अब प्लांट स्पीशीज़ में जब हम बात करें तो किसी भी प्लांट स्पीशीज़ को हमें फैमिलीज़ के अंदर डालना है, तो हम क्या करेंगे, उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर को भी देखेंगे और एज वेल एज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को, ठीक है। तो एग्ज़ाम में यह आ सकता है कि फैमिलीज, प्लांट स्पीशीज़ को जब हम फैमिलीज़ में ग्रुप करने की कोशिश करते हैं तो हम सिर्फ उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर को यूज़ करते हैं, ट्रू या मतलब करेक्ट है या नहीं। तो ये लाइन करेक्ट नहीं है, उसके हम साथ साथ वेजिटेटिव के साथ साथ रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को भी देखते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया आज की लास्ट लाइन, और इसी के साथ हम आज के सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक। तो द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के जो सीरीज़ चल रही है अभी हम लोगों की, ये उसका सेकंड वीडियो था, एंड थर्ड वीडियो जो इसका कंक्लूडिंग वीडियो होगा वो जल्द ही मैं लेके आने वाला हूँ अगले 1-2 दिनों में, तो ट्यून इन करते रहिएगा। और वंस अगेन मैं ये बता दूं कि हम लोग एनसीईआरटी के सिर्फ इम्पॉर्टेंट लाइंस को डील करते हैं, ठीक है, करंटली, जिसमें लाइक कन्फ्यूज़न होता है जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं, रियल टाइम एग्ज़ाम में, रियल सेशंस जब हम एग्ज़ाम के दे रहे होते हैं, तो उनमें जो लाइंस जो डायरेक्टली उठ के आती हैं ऑप्शंस में, हल्का सा फेरबदल करके उनमें जिनमें कन्फ्यूजन होता है, तो हम उन्हीं लाइंस को इस बार पिकअप कर रहे हैं। तो डिमोरलाइज़ नहीं होना है कि सर पूरा चैप्टर क्यों नहीं कवर कर रहे हैं। और हाँ, अगर ऐसा कोई बात है, ऐसी कोई बात अगर आपको लगती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने डिमांड्स को रख सकते हैं कि लाइक सर फुल चैप्टर पे भी अलग से एक वीडियो बनाइए, तो मैं आपके डिमांड्स के अकॉर्डिंग उस पर वर्क करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं पूरे चैप्टर को भी आपके सामने लेके आऊँ। सो फॉर नाउ दिस इज़ RK फ्रॉम द नॉलेज एग्जाम टीम, आई एम गोइंग टू साइन ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप ऑन वॉचिंग।